वी डिस्कस अवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। हमने किया था सीरीज जो कि हमारी सीजीएसटी और एसजीएसटी और रिलेटेड थी कि किस टाइप से आप आईटीसी का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ऑर्डर वाइज। अब इसी से ही हमको दो कंक्लूजन पर हम पहुंच सकते हैं। वन इज़ जो सीजीएसटी है आपका वो एसजीएसटी और यूडीजीएसटी के लिए यूज़ नहीं होगा, ठीक है, अगर सीजीएसटी पर आईटीसी मिलता है तो, और एसजीएसटी और यूडीजीएसटी पर अगर आईटीसी मिलता है तो वो आपका सीजीएसटी के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट है आपका रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है? पहली बात, जब आप जीएसटीसी काउंसिल्स में रजिस्टर करवाते हो अपने आप को, उसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन। अब देखिए रजिस्ट्रेशन की जो पूरी प्रोसेस है वो एक नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी बिल्कुल अच्छे से। किसको करवाना है? जिस पर्सन की 10, 20, 40 जो कंपोजिशन स्कीम में लिमिट दी गई थी उससे ज़्यादा की लिमिट है, उसको रजिस्ट्रेशन करवाना है। टर्नओवर इससे ज़्यादा है। सेकंड जो रजिस्ट्रेशन है उसका सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 22। अब देखिए टोटल हमारे पास पर्सन कौन कौन से जो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। जो लायबल है रजिस्ट्रेशन के लिए नॉर्मल सप्लायर है, अगर वो क्रॉस करता है स्पेसिफाइड लिमिट को, ठीक है। जो पर्सन माइग्रेटेड हुए हैं वो ट्रांसफरी है, जो बिजनेस को ट्रांसफ़र करता है, अमलगमेशन हुआ है, डीमर्जर हुआ है, तो अदर पर्सन जिसके ऊपर कंपलसरी इम्प्लीमेंट होगा ही जीएसटी। क्लियर है बात? अब है फीलिंग ऑफ रिटर्न्स। तो देखिए फीलिंग ऑफ रिटर्न्स का मतलब है रिटर्न किस टाइप से फील होंगी, यानी कि रिटर्न की जो फीलिंग प्रोसेस है वो क्या होगी। तो देखिए इसके लिए रिटर्न फीलिंग जो प्रोसेस है वो टोटल हमारे पास में, जैसे आपके आईटीआर के फॉर्म्स होते हैं ऐसे ही जीएसटीआर के यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिटर्न के भी फॉर्म्स होते हैं। अब ये फॉर्म्स आप देख रहे होंगे 1, 2, 3, 4 नहीं है यहाँ पर। कंपोजिशन जो स्कीम है जीएसटी सीएमपी का मतलब है जो कंपोजिशन स्कीम है वो 08 है अलग से, ठीक है। तो जीएसटीआर 8 अलग है, जीएसटी सीएमपी 08 अलग से है, ठीक है, क्योंकि ये किसके लिए भाई? कंपोजिशन स्कीम के लिए है। अब देखिए मंथली जो स्टेटमेंट है आउटवर्ड सप्लाईज की वो कब होगी भाई? 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ। और इनवर्ड सप्लाई की 15। याद कैसे रखोगे? आउटवर्ड सप्लाई की हम 10th को और 5 दिन बाद हम इनवर्ड सप्लाई की करा सकते हैं। फिर है मंथली रिटर्न फॉर अ नॉर्मल टैक्स पेयर। जो नॉर्मल टैक्स पेयर्स होते हैं उनके लिए 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ है, यानी कि अगले महीने की 20 तारीख। और कंपोजिशन स्कीम के लिए क्वार्टरली, और आपको पता है टोटल क्वार्टर कितने होते हैं? 4, ठीक है। और 18th ऑफ मंथ नेक्स्ट टू द क्वार्टर है। जीएसटीआर 5 के लिए मंथली रिटर्न फॉर नॉन रेजिडेंट पर्सन के लिए 2 टाइप से है। देखो 20th ऑफ द मंथ अगले महीने की सक्सीडिंग का मतलब एक के बाद जब दूसरा महीना आता है तो, ठीक है, 20th। और 7 का मतलब पता है तुमको क्या है? यहाँ पर जब अगर एक्सपायरी हो जाता है रजिस्ट्रेशन तो उसके विद इन 7 डेज दोनों में से जो भी अर्लियर हो। फॉर एग्जांपल ये 20th है और 1 तारीख को रजिस्ट्रेशन आपका एक्सपायर होता है तो यहाँ पर 8 है, तो दोनों में से अर्लियर कौन सी होगी भाई? 8 तारीख, ठीक है। उसके बाद आपका आईएसडी क्या है? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। आईएसडी इज इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। इसको 13th को करानी है। टीडीएस और टीसीएस के लिए सेम रहेगी। टीडीएस क्या होता है पता होगा सभी को? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। और टीसीएस होता है आपका टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। अब देखिए टीडीएस और टीसीएस दोनों के लिए यहाँ पर 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ है, और इन दोनों का इम्पोर्टेंट रोल है। इनके सेक्शंस, इनके ऊपर कितना जीएसटी है, कौन कौन करेगा कलेक्ट। तो टीडीएस पर आपका डिडक्टर करेगा भाई, और टीसीएस पर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर करेगा। फिर है एनुअल रिटर्न 31 दिसंबर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, और फाइनल 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर विच एवर इज लेटर, जो भी बाद में हो। अब इस टेबल को आप 1 से 2 बार यूं ही रिवाइज करिएगा, आपको फटाफट याद हो जाएगी। करें हम, देखो दोबारा से। आउटवर्ड है आपकी 10th को, 5 दिन बाद फिर इनवर्ड होगी यानी 15 को। नॉर्मल 20th को है, याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। नॉर्मल के साथ में जो मंथली रिटर्न है वो भी 20th को है और एक्सपायरी होने के विद इन 7 डेज, जो भी पहले हो, ठीक है। फिर आपको पता है जो कंपोजिशन स्कीम है उसकी तो भाई क्वार्टर वाइज है और 18 को है। टीडीएस टीसीएस दोनों की 10 को है, ठीक है। और मंथली रिटर्न आईएसडी की सबसे अलग 13 तारीख को है,
ठीक है। और एनुअल आपको पता भी एनुअल है तो 31 दिसंबर के लिए है, ठीक है। अब है लायबिलिटी टू पे दी जीएसटी। जीएसटी के लिए जो लायबिलिटी है वो किस टाइप से होगी, ये देखिए। पहली बात, इसमें एक वर्ड आया है आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आरसीएम है क्या? अगर जनरली क्या होता है, यूजुअली आपकी जो जीएसटी है आप पे करते हो गुड्स पर, वो सप्लायर ही आपका क्या करता है, पे करता है आगे, ठीक है, क्योंकि वो जीएसटी रिटर्न है वो फिल करता है। अदरवाइज जब आरसीएम सिस्टम है तो यहाँ पर सप्लायर की बजाय जो रिसिपिएंट है वो ही जीएसटी को पे करेगा, ठीक है। तो लायबिलिटी टू पे जीएसटी सप्लायर की है, और अदर केसेस में यहाँ पर देखो रेसिपिएंट आरसीएम में, टीडीएस डिडक्टर में, और टीसीएस में ई कॉमर्स ऑपरेटर, ठीक है, ईसीओ। अब नेक्स्ट है आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट इन एनी अदर केस। ये हो गए तीनों। अब है पेमेंट ऑफ टैक्सेस। पेमेंट ऑफ टैक्सेस में आप किस किस टाइप से टैक्स की पेमेंट कर सकते हो, तो आप ई पेमेंट भी कर सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सभी जगह पर अब वैलिड है, आईटी एक्ट भी इसके ऊपर है, और जो साइबर क्राइम्स हैं वो भी इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होता है, तो इसमें कोई भी 100% गारंटी है, ठीक है, सिक्योरिटी है पूरी, कोई भी रिस्क नहीं है, ठीक है। सेकंड, ओवर द पेमेंट। अब देखिए ओवर द काउंटर पेमेंट। अब देखो ई कॉमर्स आप किस किस के थ्रू ई पेमेंट कर सकते हो। ई पेमेंट करने के लिए नेट बैंकिंग है आपके पास में, बैंकिंग आप पढ़ चुके हो, इंटरनेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग। फिर दो सिस्टम होते हैं, देखो नेफ्ट होता है और एक होता है आपका आरटीजीएस। फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। यहाँ पर आप बल्क में ज़्यादा अमाउंट की सेटलमेंट्स पेमेंट कर सकते हो। नेफ्ट में आप 0 रुपये से लेके, यानी 1 रुपये 2 रुपये की भी अगर आपको किसी को ट्रांसफ़र करने हैं तो भी आप कर सकते हो, ठीक है, से हाईएस्ट अमाउंट तक। फिर है क्रेडिट और डेबिट कार्ड। फिर है आपका ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर में एक ऑथोराइज्ड बैंक होता है, ठीक है, जो कि डिपॉजिट करता है अप टू 10,000 रुपीज़, ठीक है, और चालान भी कटेगा इस पर भाई, और कैश, चेक और डिमांड ड्राफ्ट की फॉर्म में कर सकते हो। अब टीडीएस और टीसीएस का फॉर्म है, और ये दोनों टेबल्स आपको अच्छे से याद रखनी है। इस बुक की स्पेशलिटी यही है कि विक्की पब्लिकेशन की जीएसटी की बुक है, जिसमें से मैं आपको करा रही हूँ कि बुक में सभी चीज़ें चार्ट और टेबल की फॉर्म में गिवन है, बहुत ही इजी वे में प्रेजेंटेबल है भाई। देखो नेक्स्ट आपकी टीडीएस और टीसीएस, ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसकी टेबल, ठीक है, टीडीएस की और टीसीएस की। देखो यहाँ पर जो टीडीएस हम करेंगे, पहली बात टीडीएस की फुल फॉर्म टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स सेक्शन 51, ठीक है, वहीं टीसीएस टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स सेक्शन 52, दोनों को साथ साथ में करेंगे, ठीक है। सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इनके 51 एंड 52। अब देखिए सब सेक्शन चाहे आप ना भी करें। फिर इसके बाद है आपका टीडीएस टीसीएस के फॉर्म्स हो, यहाँ पर सेक्शन हो गए। देन देखिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और लोकल अथॉरिटी और गवर्नमेंट एजेंसी और अदर पर्सन, ये क्या कर सकते हैं भाई आपका टीडीएस के लिए, और डिडक्ट कर सकते हैं। और कितनी होगी, कितना परसेंटेज है, 1% है वैल्यू ऑफ सप्लाई। यहाँ पर भी भाई परसेंटेज कितना है, 1 है, और मैक्सिमम कितना हो सकता है टीसीएस के केस में 2%, ठीक है। उसके बाद देखिए डेट दोनों की सेम है, 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ को जमा कराना है, ड्यू डेट है, यहाँ पर भी ड्यू डेट 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ है। वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी होनी चाहिए, अगर 2.5 लाख से ज़्यादा है तब टीडीएस इम्प्लीमेंट होगा भाई, ठीक है। और पे करेंगे इंटरेस्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 50, इंटरेस्ट पे करेंगे सेक्शन 50 के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर डीडीएस है वो टाइम पर डिडक्ट नहीं करवाया तो आपको पता है इंटरेस्ट लगता है पेमेंट पर, जितना बनता था टीडीएस, तो वो आपका सेक्शन 50 के अकॉर्डिंग बनेगा, ठीक है। यहाँ पर ई कॉमर्स ऑपरेटर करवाएगा। अब यहाँ पर रिफंड ऑफ टैक्स क्या है, रिफंड आपको तभी मिलता है ना जब आप एक्सेस में पेमेंट कर देते हो। तो जब आप एक्चुअल अमाउंट से ज़्यादा अमाउंट में पेमेंट कर देते हो तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा भाई, रिफंड मिल जाएगा, ठीक है। द प्रोसेस इज ऑनलाइन एंड टाइम लिमिट हैव ऑल्सो बीन सेट फॉर सेम फॉर मेकिंग इट अफेक्टिव। ये नहीं कि आप कभी भी जाकर रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हो, इसके लिए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होगा कि तब से आपने पेमेंट की है, और अगर आपकी जितनी जीएसटी लायबिलिटी बनती थी उससे ज़्यादा है तो आपको इस टाइम पीरियड के दौरान रिफंड है वो आप ले सकते हो, ठीक है। सेल्फ असेसमेंट आपको पता है कि जब पर्सन खुद
ही असेस करता है कि कितना जीएसटी बना। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट दो चीज़ें हैं भाई, याद रखना। कोड बहुत सारे एग्जाम में मैंने देखा है डायरेक्ट पूछा जाता है, गुड्स के लिए जीएसटी में कौन सा कोड यूज़ होता है और सर्विसेज के लिए कौन सा। तो क्लासिफिकेशन, पहली बात गुड्स एंड सर्विसेज की जीएसटी में ये हुई है भाई, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, जिसको HSN कोड बोला जाता है। और ये किस टाइप से किस पर लगता है, तो देखिए 2 डिजिट का कोड, टैक्स पेयर्स हुज टर्नओवर इज अबोव 1.5 करोड़ बट बिलो कितने करोड़ से यहाँ पर कम होती है, जहाँ पर 5 करोड़ से कम है और 1.5 यानी 1.5 करोड़ से ज़्यादा है तो 2 डिजिट का HSN कोड यूज़ कर सकते हैं। और 4 डिजिट का कब कर सकते हैं, जब 5 करोड़ से ज़्यादा है पेमेंट, ठीक है, तो यहाँ पर 4 डिजिट का जो HSN कोड है वो यूज़ कर सकते हैं। अब पहली बात, HSN कोड किस पर अप्लाई होता है, गुड्स पर या सर्विसेज पर, तो गुड्स पर अप्लाई होता है। फुल फॉर्म क्या है, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। डायरेक्ट पूछा जाता है कि गुड्स के लिए इस्तेमाल होने वाला कोड SAC, HSN, HSM या फिर नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो यहाँ पर टैक्स पेयर हुज टर्नओवर इज बिलो 1.5, दो कैटेगरी हमको दी कि अगर टर्नओवर आपकी 1.5 करोड़ से ज़्यादा है और अप टू 5 करोड़ है तो आप 2 डिजिट का यूज़ कर सकते हो, और अगर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो आप 4 डिजिट का HSN कोड यूज़ कर सकते हो। बट वो पर्सन जिसकी जो टर्नओवर है भाई वो ना तो 1 करोड़ है, ना 3 है, ना 2 है, ना 4 है, यानी कि जिसकी 1.5 करोड़ से कम है टर्नओवर, तो वो उसको कोई ज़रूरत ही नहीं है कोड यूज़ करने की। सेकंड, SAC कोड किसके लिए है, सर्विस अकाउंटिंग कोड, जैसा कि इसका नाम है, ये कोड आपका सर्विसेज के लिए यूज़ होगा। क्लियर। अब कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स बच चुके हैं, ठीक है। तो देखिए, रिकवरी ऑफ एरियाज ऑफ टैक्स, हम सेकंड चैप्टर कर रहे हैं अपना, रिकवरी ऑफ एरियर्स ऑफ टैक्स। जो एरियर्स हैं यानी कि जो बचा हुआ टैक्स है उसको हम रिकवर कर सकते हैं वेरियस वे से, इंक्लूडिंग डिटेनिंग एंड सेल ऑफ गुड्स, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें डिफ़ॉल्टिंग टैक्सेबल पर्सनस हैं, इनसे, ठीक है। और पावर ऑफ इंस्पेक्शन, यानी कि गुड्स को, सर्विसेज को या अकाउंटिंग जो स्टेटमेंट्स हैं उनको इंस्पेक्शन, सर्च और सीज और अरेस्ट करने की पावर किसके पास में है, सीज जब्त कर लेना, इंस्पेक्शन करना, अरेस्ट करना। तो यहाँ पर देखिए, फॉर द powers of implementation of GST law, various powers are given to GST officers। जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल्स के ऑफिसर्स होते हैं, आपको पता है, जो सुप्रीडेंट्स होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं CGST डिपार्टमेंट के, SGST डिपार्टमेंट के, IGST डिपार्टमेंट के, उनके पास में ये पावर्स होती हैं। और जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है ये पावर प्रोवाइड करता है GST ऑफिसर्स को कि वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं भाई किसी भी कॉरपोरेट्स को, अगर उनको लगता है कि यहाँ पर कुछ गोलमाल चल रहा है तो सीज कर सकते हैं, उनके अकाउंट्स को अरेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑफ जेन्युइन टैक्स पेयर्स और टैक्स इवेडर्स, इवेड का मतलब होता है अगर उन्होंने टैक्स की चोरी की है तो, अनफेयर एडवांटेज उठाया है कोई, ठीक है, तब ये कर सकते हैं। और दीज आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू सेफ गार्ड गवर्नमेंट लेजिटिमेट ड्यूज। अब है अपील। अब देखिए, इनको अगर मान लीजिए अरेस्ट वगैरह कर लिया या इनके ऊपर कोई केस लगा दिया है टैक्स ऑफिसर्स ने, तो इनका राइट बनता है कि ये अपील कर सकते हैं। अपील का मतलब आपको पता ही होगा कि फर्दर अपील करना, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में अपील करते हैं ना, सेम उसी टाइप से स्टेट कमीशन, नेशनल सुप्रीम कोर्ट, ऐसे ही सेम अपील यहाँ पर होगी। फर्स्ट अपील होगी अपीलेट अथॉरिटी को, सेकंड होगी अपीलेट ट्रिब्यूनल को, और थर्ड होगी भाई हाई कोर्ट को, ठीक है, यहाँ पर, और फोर्थ होगी सुप्रीम कोर्ट। तो यानी कि जो अपर अथॉरिटी है वो कौन सी है भाई, सुप्रीम कोर्ट। फर्स्ट अपीलेट, फिर उसके बाद अपीलेट ट्रिब्यूनल, फिर हाई कोर्ट एंड देन सुप्रीम कोर्ट। अब है प्रोविज़न फॉर द पेनल्टीज़। पेनल्टीज़ के प्रोविज़न किस टाइप से होंगे, कॉन्फिस्केशन किया है, अगर रूल फॉलो नहीं करे तो फाइन वगैरह लगेगा भाई, ठीक है। और जो गिव ऑप्शन टू पे फाइन इन ल्यू ऑफ कॉन्फिस्केशन, और जो हमारे GST लॉ में लिखा हुआ है उसी टाइप से पेनल्टीज़ वगैरह लगेंगी। पेनल्टी का एक अलग से चैप्टर है, उसमें हम करेंगे। अब है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल
कंट्रोल किस टाइप से होगा, इफ़ टर्नओवर बिलो 1.5 करोड़ और इफ़ अबोव 1.5 करोड़। तो यहाँ पर देखिए ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर 90% टैक्स पेयर्स हैविंग टर्नओवर बिलो 1.5 करोड़ वुड वेस्ट विद द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। जितने भी आपके एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल है अगर उनका बिलो 1.5 करोड़ है तो 90% केस में उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसके पास है भाई, स्टेट के पास में, ठीक है, और 10% सेंट्रल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के पास में। और अब बात उनकी जो उनका 1.5 करोड़ से ज़्यादा है, तो ऑल एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल टैक्स पेयर हैविंग टर्नओवर अबोव 1.5 करोड़, जिनकी 1.5 करोड़ से ज़्यादा है, शैल बी डिवाइडेड इक्वली, उसको हम 50% सेंट्रल और 50% स्टेट में बाइफरकेट कर देते हैं। क्लियर यहाँ पर, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं हम, ये हमारे जितने भी करेक्टरिस्टिक्स थे वो पूरे हो चुके हैं, ठीक है। इसके बाद बस बेनिफिट्स बच गए हैं, पॉइंट्स हैं उनमें, और रजिस्ट्रेशन की जो वीडियो है और कंपोजिशन स्कीम की है मैं बिल्कुल नोट्स के साथ में अच्छे से एक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करवाती हूँ आपको। टिल देन आप अपनी स्टडी को यूँ ही जारी रखिए। थैंक यू सो मच।